दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 3 लड़कों की, जिनका नाम है हैप्पी, अंकुर और अखिल। उनमें से हैप्पी ने ये कहानी मेरे साथ शेयर की है। आइए कहानी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हैप्पी है। मैं चंबा के खजियार का रहने वाला हूँ। यह कहानी जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, यह मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं, अंकुर, अखिल और रजत स्कूल टाइम से बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिगरी यार कहते हैं ना, वैसे वाले दोस्त। और रीतु दीदी, हम सबकी बड़ी दीदी, वो हमसे 5 साल सीनियर थी। स्कूल में हमारी केयर करती थी, लेकिन घर पर हम लोगों को पिटवा देती थी। वैसे तो वो रजत की सगी बहन है, लेकिन उसके होते हुए हमें कभी भी बहन की कमी महसूस नहीं हुई। और वो भी हमें उतना ही प्यार करती है जितना कि रजत को करती है। स्कूल टाइम के बाद भी हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। रजत और अखिल चंडीगढ़ में आईटी कंपनी में जॉब करते हैं और मैं और अंकुर यहाँ चंबा में ही सेटल हैं। इतने सालों के बाद भी जब भी ये लोग चंबा आते हैं तो हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। हमारी दोस्ती है ही कुछ ऐसी, एकदम पक्के वाली दोस्ती। लेकिन एक वक्त था जब इस दोस्ती में एक हल्की सी दरार आ गई थी। बात सुना रहा हूँ 2019 की। 15 नवंबर 2019 रीतु दीदी की शादी थी। रीतु दीदी की शादी हो और उसके भाई ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखिल और रजत को तो पहले कह दिया था कि भाइयों, इससे पहले घर आना है आओ, नहीं आना मत आओ, लेकिन 15 नवंबर को सभी के सभी चंबा में चाहिए। तो फिर कैसे ना आते, आ गए एक हफ्ता पहले ही। शादी का सारा अरेंजमेंट चंबा के होटल में ही था। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि शादी ब्याह में कितना ज्यादा काम होता है। बारात वापस होने के बाद भी हम लोग बहुत ज्यादा काम करते रहे। काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए और हम लोगों को वापस खजियार निकलना था। ज्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए आंटी हमें भेजना नहीं चाहती थी। और वैसे भी चंबा से खजियार का रास्ता ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है और सर्दियों के दिन थे, तो फिर वैसे भी सड़क पर कोई नहीं होता, तो आंटी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आंटी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कल सुबह निकल जाना। लेकिन अखिल की छुट्टियां खत्म हो गई थी और मुझे भी घर पर जरूरी काम था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी निकल जाएंगे और 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन रजत नहीं माना। उसने कहा निकल ही रहे हो तो पार्टी करके निकलो। तो पार्टी का नाम सुन के हम सब लोग बैठ के पार्टी करते करते रात के 10 बज चुके थे। क्योंकि अखिल भाई साहब पीते नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बाइक वही चलाएंगे और हम भी आज्ञाकारी बच्चों की तरह उनके पीछे बैठ गए। बीच में अंकुर बैठ गया और पीछे मैं बैठ गया। अब बाइक में 3 लोग मस्त मजे से ठंडी हवाओं को चीरते हुए घर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड, लेकिन हम गुनगुना रहे हैं। मंगला तक का हमारा सफर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी डरा देता है। हुआ यूं कि 40-42 साल का एक आदमी एक मोड़ पर हमसे लिफ्ट मांगने लगा। हमने सोचा इतनी रात को ये लिफ्ट क्यों मांग रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बाइक में 3 बैठे हुए थे, तो अखिल ने बाइक नहीं रोकी। लेकिन अंकुर बोल पड़ा, क्या अंकल दिखता नहीं है, ऑलरेडी 3 बैठे हुए हैं, तुझे कहाँ बिठाएंगे, गोदी में। ये कहते ही वो हंसने लगा और उसकी बात सुनकर हम भी हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ये क्या, 2 मोड़ के बाद वही अंकल चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए हुए फिर से लिफ्ट मांग रहा था। हम तीनों समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा घट रहा है या कुछ ऐसा घटने वाला है जो घटना नहीं चाहिए। हम तीनों समझ चुके थे और डर भी चुके थे, लेकिन हम तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे के साथ वो बात नहीं की। 2 मोड़ के बाद फिर से वो अंकल
लिफ्ट मांग रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपको सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा। वो लिफ्ट मांगने वाला आदमी अचानक से अंकुर की गोद में आ बैठा और बोला, ले बैठ गया तेरी गोद में। ये सब कुछ महसूस होते ही अखिल ने अपना बैलेंस खो दिया और हमारी बाइक स्किड हो गई। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि अखिल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उससे बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और मेरी टांगें भी छिल चुकी थी। मुझे भी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैं अंकुर के पास गया और उससे पूछा, भाई तुझे चोट तो नहीं आई ना? वो बोला, हाँ, मुझे क्यों चोट आएगी? जवाब मुझे बहुत अटपटा सा लगा। फिर मैंने कहा, भाई वो क्या हुआ अभी? देखा तूने, वो इंसान तेरी गोद में आकर बैठ गया था। कि ऐसा हुआ क्या? तुझे भी लगा क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अखिल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये सब देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। पहले हमें लगा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन अखिल ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो इस रास्ते से दोबारा नहीं जा सकता। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। हमने डिसाइड किया कि पहले हम घर जाएंगे, फिर कल सुबह हॉस्पिटल आएंगे। क्योंकि अखिल को बहुत ज्यादा चोट आई थी और मेरी टांगों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए अंकुर ने डिसाइड किया कि वही बाइक चलाएगा और घर तक लेकर जाएगा। मेरा घर सड़क के बिल्कुल साथ में ही है। रात के 11:30 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुंच गए। हमें जख्मी कंडीशन में देखकर मम्मी पापा बहुत ज्यादा डर गए। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांव में किसी को भी हमारे एक्सीडेंट के बारे में पता चले, इसलिए घर में पड़े फर्स्ट एड बॉक्स से हमने खुद ही ड्रेसिंग कर ली और पेन किलर खाकर सो गए। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि अंकुर वहां से जा चुका है। हमें बहुत अटपटा सा लगा। फिर हमने सोचा कि क्योंकि हमने पेन किलर खाई थी और उसे कोई घर पे काम होगा तो शायद वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा, इसलिए हमसे बिना बात किए हुए अपने घर चला गया। मम्मी पापा हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने अखिल की बाजू पर प्लास्टर कर दिया। उसकी बाजू में भी फ्रैक्चर आया था और उसकी ड्रेसिंग भी कर दी और मुझे टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया। अभी तक हम लोगों को अंकुर ने कॉल नहीं किया। हमें बहुत अटपटा सा लगा। फिर हमें लगा कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो हो सकता है कि वो गिल्ट फील कर रहा हो कि मेरी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है और हिम्मत ना कर पा रहा हो हमें कॉल करने की। लेकिन अखिल को आज वापस जाना था, इसलिए हम लोग पूरा दिन बिजी रहे और उसे कॉल भी नहीं कर पाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर उसके बाद मैंने ही उसे कॉल किया। क्या यार, उस रात के बाद तो तू भूल ही गया है? क्या हुआ, बात नहीं करेगा क्या? उसने कहा, क्यों नहीं करूंगा यार, कर तो रहा हूं। उसकी बात में वो अपनापन सा नहीं झलक रहा था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ। 2 हफ्तों के बाद उसकी मम्मी हमारे घर पर आई। क्योंकि मैं घर पर ही था तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में वो रीतू दीदी की शादी के बारे में बात करने लगी, उनका हाल चाल पूछने लगी। मैंने भी उस रात के एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया। तभी कुछ देर के बाद पिंटू अंकल आ गए। पिंटू अंकल की चौक पर मीट की शॉप है। वो आंटी को देखकर बोलने लगे, क्या पंडिताइन जी, क्या करना है? सारे के सारे बकरे आप लोगों ने खा लेने हैं क्या? आंटी सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। ये क्या बात कर रहे हो भाई, आपको बात करने नहीं आती क्या? जब आपको पता है कि हमारे घर में कोई मीट नहीं खाता तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? पंडिताइन जी मैं क्या बोलूं, ये तो आपका ही लड़का है। मैं भी हैरान हो जाता हूँ, 6-6 किलो मीट लेकर जाता है, और वो भी एक दिन थोड़े ना, हर रोज। अगर खाते नहीं तो करते क्या हो उसका? ये सुनकर आंटी को और ज्यादा गुस्सा आया। वो कहने लगी, बकवास क्या कर रहे हो आप? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? पिंटू चाचू बोले, बोलना क्या है, वही बोल रहा हूँ ना, मेरी तो बिक्री हो रही है, मुझे क्या लेना देना। पर मैं भी हैरान हूँ कि इतने सारे मीट का करते क्या हो आप लोग? उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। बहुत मुश्किल से उन दोनों का झगड़ा शांत करवाया। फिर
पिंटू अंकल तो चले गए, लेकिन उसके बाद आंटी मुझसे बात करते हुए रोने लग पड़ी। देख बेटा, मुझे बता दे, मैं तुझसे मिलने ही आई थी और तुझसे पूछने आई थी कि तेरा तो दोस्त है ना, तू तो बता देगा। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है ना, मुझे बता दे बेटा। मैंने कहा, नहीं आंटी, लड़की का तो कोई चक्कर नहीं है, मुझे इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मुझे एक बात मालूम है, शायद मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। आंटी ने पूछा, क्या? तो मैंने आंटी को अंकल की लिफ्ट मांगना और फिर उसके बाद हमारा एक्सीडेंट होना, ये सब कुछ बता दिया। आंटी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा, ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, हो ना हो ये वही है। ऐसा बोलकर आंटी घर चल पड़ी। मैंने सोचा कि मुझे भी उनके साथ उनके घर जाना चाहिए। मैं भी आंटी के साथ आंटी के घर हो लिया। जब हम घर पहुंचे तो अंकुर घर पर नहीं था। आंटी ने मुझे उसका वेट करने के लिए उसके रूम में बिठा दिया। जब मैं उसके रूम में गया तो मैं देखकर हैरान हो गया, उसके कमरे में हर जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने आंटी से पूछा, आंटी? आंटी किचन से भागती हुई आई। क्या हुआ? ये अंकुर ने कब से सिगरेट पीना शुरू कर दिया? आंटी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम। फिर जब हमने देखा तो उसके बेड के नीचे हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर हम लोग सन रह गए। आंटी ने अंकल को बुलाया और उन्हें भी ये सब कुछ दिखाया और मैंने अंकल को भी सारी बात कह सुनाई। फिर अंकल ने कहा कि हो ना हो इसके ऊपर किसी का साया है। मैं, अंकल और आंटी अगले दिन अंकुर को तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक को समझते बिल्कुल देर ना लगी कि अंकुर पर किसी और का साया है। तांत्रिक ने पूछा, बता कौन है तू और इसके शरीर में क्या कर रहा है? अंकुर के अंदर का साया बोला, हरीश हूं मैं, घर ही जा रहा था 2 साल पहले, पर गाड़ी कहाँ चलाने आती है यहाँ किसी को। टक्कर मार दी मुझे टक्कर, कर दिया ना मेरा एक्सीडेंट। पूछ सकता था कि घर छोड़ दूं, देख सकता था कि जिंदा हूं या मर गया, पर नहीं, मुझे मैं तो रास्ते में उसी कंडीशन में छोड़कर चला गया। ये भी नहीं देखा कि मर गया, ये भी नहीं देखा कि मैं तड़प रहा हूं, बस छोड़कर चला गया। तब से घर जाने के लिए लिफ्ट मांग रहा हूं सबसे। अभी भी लोग डरते हैं, भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। लेकिन जब इनसे लिफ्ट मांगी तो इस बच्चे ने कहा, आजा चाचू, बैठ जा मेरी गोद में। तो मैंने भी सोचा कोई बुरा आइडिया नहीं है, बस कहीं जाने की चाह थी तो आ गया। कभी किसी को तंग नहीं किया, पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके शरीर में हूं, किसी को ये पता चले। बस एक बकरा खाने की आदत है मुझे, मीट बहुत पसंद है मुझे। इसके अलावा मुझे कोई और शौक नहीं है मुझे। तुम बोलो तांत्रिक तो अब नहीं खाऊंगा, जा अब नहीं खाऊंगा, बोला ना। फिर तांत्रिक बोला, तू मर चुका है, इस बच्चे को छोड़ दे। फिर वो बोला, तांत्रिक अभी तक तंग नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकता। फिर तांत्रिक ने उसके शरीर से उसे निकालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे अंकुर अपना मुंह और ज्यादा खोला जा रहा था, जरूरत से ज्यादा। फिर वो अपने चेहरे को नाखूनों से नोचता, कभी अपने पांव और हाथ की उंगलियों को चटक देता। वो साया अंकुर के साथ ये सब कुछ करके उस तांत्रिक को मंत्र पढ़ने से रोकना चाहता था। इसके अलावा मुझे कोई और शौक नहीं है मुझे। तुम बोलो तांत्रिक तो अब नहीं खाऊंगा, जा अब नहीं खाऊंगा, बोला ना। फिर तांत्रिक बोला, तू मर चुका है, इस बच्चे को छोड़ दे। फिर वो बोला, तांत्रिक अभी तक तंग नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकता। फिर तांत्रिक ने उसके शरीर से उसे निकालने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था वैसे वैसे अंकुर अपना मुंह और ज्यादा खोला जा रहा था, जरूरत से ज्यादा। फिर वो अपने चेहरे को नाखूनों से नोचता, कभी अपने पांव और हाथ की उंगलियों को चटक देता। यह सब करके वो साया तांत्रिक को मंत्र पढ़ने से रोकना चाहता था। फिर हमने देखा अंकुर अचानक से उठा और दीवार के साथ अपना सिर जोर जोर से मारने लगा। आंटी बस रोई जा रही थी। जब उसके सिर से खून निकला तो आंटी बोल पड़ी, रहने दो बाबा, रहने दो, इसको इसके अंदर ही रहने दो, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो जिंदा रहेगा ना, मैं इसको इस कंडीशन में नहीं देख सकती हूँ। अब बाबा ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अंकुर को बालों से घसीटकर एक जगह पर बिठाया और उसके मुंह में इलायची डाल दी। इसके बाद अंकुर बहुत ज्यादा छटपटाया और बेहोश हो गया। कुछ देर और पूजा करने के बाद बाबा ने अंकल से कहा, बलदेव ले जा अपने बच्चे को यहाँ से, अब ये ठीक है, पर हाँ देख ले, 1 महीने तक तुझे यहाँ इसे लाना होगा और पूरी उम्र मेरा दिया हुआ मंत्र जाप किया हुआ लोकेट पहनाना पड़ेगा तुझे। उसके बाद अब हर संडे को मैं और अंकुर एक दूसरे से मिलते हैं और पिंटू चाचू का धन्यवाद करते हैं। अगर वो मीट खाने वाली बात आंटी को नहीं बताते तो हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि अंकुर के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे किसने पोजेस कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको भी किसी में कोई चेंज दिखे तो एक बार जरूर सोचना कि वो आपका ही दोस्त है या तो कहीं किसी और ने उसे पोजेस तो नहीं कर रखा। मैं बहुत खुश हूं कि हम लोगों ने ये बात जान ली और इसका उपचार हमें मिल गया। बस यही मेरी कहानी है। और हाँ, उस रात के बाद भी हम लोग बहुत बार उस रास्ते से आए, लेकिन वो चाचू हमें दोबारा कभी नहीं मिले। बस यही मेरी कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। इस तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। दोस्तों, मैं बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आऊंगी। और हाँ, जब भी अगर कभी आपको कोई एक्सीडेंट में या कोई जख्मी कंडीशन में या कोई भी जरूरतमंद आदमी दिखे तो कृपया करके उसकी हेल्प करें, उसे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर ना जाएं। आप किसी को उसके घर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।